सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे हम एक नए सामर्थ्य के साथ। 21 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि किस अभिनेता को फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? अमिताभ बच्चन, कमल हसन, मनोज वाजपेयी या चिरंजीवी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिरंजीवी। ये है चिरंजीवी, जो तेलुगु फिल्मों के अभिनेता हैं। इन्हें फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से चुना गया है। इनके बारे में अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो इन्हें 1988 में इंडियन एक्सप्रेस फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था। यानी इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डिक्लेयर किया गया था 1988 में। जबकि 2006 में भारत सरकार ने इन्हें अपने तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा इन्होंने आगे चल के दोस्तों 2008 में राजनीतिक करियर स्टार्ट किया। चिरंजीवी जी ने 2008 में प्रजा राज्यम नामक पार्टी बनाई और आगे चल के इन्होंने 2011 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है प्रेजेंट टाइम में, उसमें विलय हो गया। और मनमोहन जी की सरकार में ये पर्यटन मंत्री रहे। 28 अक्टूबर 2012 को इन्हें पर्यटन मंत्रालय बनाया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे मनमोहन जी की सरकार में। और जब 2014 में एनडीए सत्ता वापस आई, तब तक ये देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। तो ये था चिरंजीवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 600 मेगावाट विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। और बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें दोस्तों, तो 1962 से पहले इसे हम नेफा के नाम से जानते थे। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, तो अस्थायी रूप से इसे अपने कब्जे में ले लिया। बाद में युद्ध विराम की घोषणा के बाद चीनी लिबरेशन आर्मी इससे पीछे हट गई। उसके बाद भारत सरकार ने इस संवेदनशील राज्यों पर कदम उठाना स्टार्ट किया। और 1965 तक पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो था, ये असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में भारत सरकार ने इन राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में प्रशासनिक दृष्टि से संभालने के लिए करना स्टार्ट किया। और अल्टीमेटली 21 जनवरी 1972 को इसे यूटी बना दिया गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने कल पढ़ाया था कि मिजोरम को भी असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बाद में भारत सरकार पार्लियामेंट में 53वां संविधान संशोधन लाती है 1986 में। और इसी के तहत 20 फरवरी 1987 को दो नए राज्य अस्तित्व में आते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा मिजोरम। तो 53 अमेंडमेंट बिल जब पास होता है, एक्ट बनता है, तो उसके तहत एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम, ये दो स्टेट भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह अरुणाचल प्रदेश 53वां संविधान संशोधन के तहत
87 में देश का पूर्ण राज्य बनता है दोस्तों। और अगर वर्तमान स्थिति की इसमें बात की जाए आजकल अरुणाचल प्रदेश में कि क्या स्थिति है, तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू जी हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पे और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। एक सदनीय विधानसभा है यहाँ पे, यानी विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है जहाँ पे सीटें हैं 60 और लोकसभा में एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है अरुणाचल प्रदेश का और राज्यसभा में भी एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है अरुणाचल प्रदेश का। इसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसी में इनका अपना संबंधित मुद्दे जो हैं देखे जाते हैं। और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि बुमला दर्रा किस राज्य में है, तो एक महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों जिसका बुमला दर्रा के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। आपको पता होगा लोहित, चामलांग और तिरप पटकई ये 3 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हैं। एक तो है लोहित, एक है चोंगलोंग, एक है तिरप पटकई। तो तिरप पटकई, लोहित, चामलांग ये 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच स्थित है बुमला दर्रा जिसे हम पासस के नाम से भी जानते हैं। और खेती की बात की जाए तो यहाँ भी आज भी झूम की खेती अपने प्रचलन में है, यानी झूम खेती जो आपको पता है कि एक बार खेती करके उसे साफ कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो वो खेती आज भी प्रचलन में है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये था अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्य, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अपना तीसरा सवाल है कि फार्मूला 1 रेसिंग में ब्राजीलियाई F1 खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, कार्लोस लेंज, जॉर्ज रसेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज रसेल या जॉर्ज रसेल, जो ब्रिटेन के मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने ब्राजीलियाई जो ब्राजील में आयोजित हुआ रेस उसको अपने नाम किया इन्होंने। अब बढ़ते अपने चौथे सवाल की ओर। अपना चौथा सवाल है कि 19 नवंबर को किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया? एच.डी. देवेगौड़ा, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या सी चंद्रशेखर आजाद? तो मनाया जाता है दोस्तों, दरअसल इंदिरा गांधी जी का जन्म आज ही के दिन यानी 19 नवंबर को 1917 में प्रयागराज में हुआ था, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। और इंदिरा गांधी भी जानते होंगे आप, ये 4 बार देश की प्रधानमंत्री बनी है, यानी प्रथम महिला प्रधानमंत्री का गौरव इन्होंने प्राप्त किया। इसके अलावा दोस्तों ये आज़ादी के बाद प्रथम ऐसी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनाई गई थी। इसके अलावा 1925 में जब कानपुर में अधिवेशन हुआ तो सरोजिनी नायडू जी बनाई गई। इसके अलावा 1932 में नील सेनी गुप्त जी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी और चौथी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो इंदिरा गांधी जी थी। जो 1959 से लेके 1960 तक देश की कांग्रेस में महिला अध्यक्ष रही हैं। और जब पंडित नेहरू का दोस्तों 27 मई 1964 में देहांत हुआ, उसके बाद ये सक्रिय रूप से राजनीति में आई और पहली बार 1966 में ये देश की प्रधानमंत्री बनी। और ऐसा 1966 से लेके 1977 तक लगातार 3 बार कार्यकाल रहा इनका एज अ प्रधानमंत्री। तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का गौरव इन्होंने प्राप्त किया। और बाद में जब चौथी पारी खेलने के लिए आई है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय एक बहुत बड़ी राजनीतिक
उठापटक के बीच में आई, क्योंकि इससे पहले 1975 में आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, उसमें इनको दुनिया भर में या भारत में बहुत सारी विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध इतना बढ़ा कि 1977 के चुनाव में पूरी तरीके से हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। हालांकि ये सरकार कई पार्टियों के समर्थन से बनी थी, तो आगे जो जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने आपातकालीन में एक बहुत बड़े नेता बन के उभरे थे, जब उनका निधन होता है तो जनता पार्टी भी बिखर जाती है, क्योंकि नेतृत्व करने वाला जो था, जिसने पार्टी को एक तरीके से आपातकाल में इकट्ठा किया लोगों को, भले ही जनता पार्टी में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक बहुत बड़े लीडर थे जयप्रकाश नारायण साहब, उनका निधन होता है तो जनता पार्टी भी टूट जाती है और सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है 1980 में दोस्तों। तो ये प्रधानमंत्री जी फिर से जो इंदिरा गांधी हैं सत्ता में आती हैं, तो पुनः चौथी बार सत्ता में आते हैं इंदिरा गांधी जी 1980 में और 1984 तक ये सत्ता में रहती हैं। लेकिन 1984 में 31 अक्टूबर को शवंत सिंह और बेवंत सिंह नामक दो उनके ही गार्ड द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के पीछे जो कारण था दोस्तों, वो इनके द्वारा चलाया गया ब्लू स्टार था। दरअसल ब्लू स्टार ऑपरेशन भारतीय सेना ने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर छिपे हुए जरनैल सिंह भिंडारावाले के लिए चलाया गया था, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था खालिस्तान को लेके। तो इंदिरा गांधी जी ने उन्हें पकड़ने के लिए जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है उसमें बैठे हुए थे, छिपे हुए थे, स्टार ब्लू ऑपरेशन चलाया भारतीय सेना में। इस के तहत सेना इंटर की स्वर्ण मंदिर के अंदर और अल्टीमेटली इनको पकड़ लिया गया। तो एक तरीके से धार्मिक स्थल पर भारतीय सेना जब इंटर की जूता चप्पल पहन के वहां पे अलाउ नहीं होता है, इससे गुस्साए हुए इनके ही गार्ड ने 31 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी। तो ये था इंदिरा गांधी जी से संबंधित कुछ तथ्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अपना अगला सवाल है कि हाल ही में दिलजीत कौर का निधन हो गया, इनका संबंध किनसे था? सिनेमा, खेल, राजनीति या साहित्य? तो पंजाबी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री दिलजीत कौर का हाल ही में निधन हो गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल को बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क पेश किया गया? आपके सामने ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे दोस्तों कि हाथियों की डेथ क्यों होती है, इस पे विचार करने के लिए एक समिति बनेगी। अगर किसी हाथी का डेथ होता है तो पूर्णतया उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और हाथियों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए भी पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो और इनका पूरा पोस्टमार्टम होगा हाथियों का कि क्यों हाथी की डेथ हुई। तो इस तरह हाथी से संबंधित पहला एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क तैयार किया है तमिलनाडु ने। आपको पता होगा तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अपना अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन होंगे? थावरचंद गहलोत, दारू दत्तात्रेय, आनंदीबेन पटेल या सीबी आनंद बोस। तो पूर्व आईएएस अधिकारी सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बनेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पे सत्ता में टीएमसी गवर्नमेंट है ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में, जो टीएमसी के संस्थापक हैं, जिन्होंने 1999 में आई थिंक टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं पहले और
97वें टाइम पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं और देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं ये। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि आसियान और भारत देशों का पहला रक्षा मंत्री बैठक कहाँ होने वाला है। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत या कंबोडिया। तो कंबोडिया में जहां भारत आसियान शिखर समिट का आयोजन किया गया, अब वहीं पे प्रथम रक्षा मंत्री, जितने भी रक्षा मंत्री आसियान देशों के, आसियान में 10 देश हैं आपको पता होगा, इन 10 देश के और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन सबके बीच में बैठक होगी कंबोडिया में। और आपको पता होगा कि आसियान का जो गठन हुआ था ये 1967 में किया गया था। हालांकि भारत ने 1990 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत पूर्वी देशों के साथ संबंध अच्छे करने के लिए प्रयास किए गए और 1992 में इसे बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की गई। और आपको पता है सन 2002 से भारत आसियान शिखर समिट स्टार्ट हुई और आगे चल के जब एनडीए सरकार आई मोदी जी की, तो इन्होंने लुक ईस्ट की जगह ईस्ट ईस्ट यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई और अब भारत और आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है कंबोडिया में। अगला सवाल है दोस्तों कि दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बन गए हैं। टेनिस प्लेयर हैं ये। तो कौन बने हैं? डेनियल मेडवेडेव जो रशिया के खिलाड़ी थे, हैं आज भी, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या कार्लोस अल्काराज। तो कार्लोस अल्काराज जिन्होंने आपको पता होगा अमेरिकन ओपन खिताब पर इनाम किया था, उस समय ये दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे जिन्होंने अमेरिकन ओपन खिताब जीता था। और ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने एटीपी खिलाड़ी बने हैं। और इससे पहले नंबर 1 स्थान पर जो थे ये डेनियल मेडवेडेव थे जो रशिया के खिलाड़ी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्काराज। अपना अंतिम सवाल है दोस्तों, 10वां सवाल कि शिव नरवाल का संबंध किस खेल से है। हॉकी, तैराकी, बैडमिंटन या शूटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शूटिंग। दरअसल एशियन एयर गन चैंपियनशिप जो कोरिया में चल रहा है, वहां पे शिव नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर पिस्टल में। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को शिव नरवाल ने। अब टोटल स्वर्ण पदकों की संख्या हो गई है 22, जबकि भारत ने टोटल 34 पदक अपने नाम किए इस खेल में। अव्वल स्थान रहा भारत का। तो शिव नरवाल का संबंध शूटिंग से है। ये थे आज के टॉप 10 सवाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा सेशन को, साथ में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।